हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज मनी के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो हैबलर ने दी थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगी। पहले हम इसके बेसिस पे जाते हैं जैसे जैसे यहाँ पे गिवन है। रिकार्डो बेस्ड हिज लॉ ऑफ कंपेयर। अच्छा, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि रिकार्डो के थ्योरी में, कंपैरेटिव एडवांटेज वाले थ्योरी में ऐसा क्या फ्लॉ था या कौन सी ऐसी चीज थी जो कंसिडर नहीं की गई थी या जो कंसिडर की गई थी जिसके वजह से इफेक्ट अलग पड़ रहा था। तो वो एक चीज यहाँ पे देखेंगे वो कौन सी चीज है और उसके बेसिस पे देन हैबलर ने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी थी। रिकार्डो बेस्ड हिज लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन नंबर ऑफ सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। वो अजम्पशंस क्या क्या थे? ओनली टू नेशंस एंड टू कमोडिटीज। हमें पता है, मैंने आपको जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियोरी समझाई थी, जब मैंने आपको कंपैरेटिव एडवांटेज बिगिनिंग में समझाया था, मैंने आपको एक चीज कहा था कि नॉर्मली यूजुअली जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें 2/2/2 का मॉडल्स होते हैं, जहाँ पे 2 का मतलब है 2 नेशंस, 2 का मतलब है 2 कमोडिटीज एंड 2 का मतलब यहाँ पे है 2 इनपुट्स, राइट। 2 इनपुट्स यानी कैपिटल एंड लेबर। लेकिन एक चीज है, कंपैरेटिव एडवांटेज तक जो है, यहाँ तक हमने जितने भी अब तक देखे हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज विद मनी, उसमें सिर्फ 2/2 का जो मॉडल है, ये सारे 2/2 के मॉडल है। यहाँ पे 2 इनपुट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 इनपुट है जो कि लेबर है। हमने क्या बोला? हमने सिर्फ लेबर को कंसिडर किया। व्हीट और क्लॉथ दोनों लेबर ही बना रहा है, राइट। तो ये 2/2 मॉडल थे, 2/2/2 मॉडल नहीं थे। तो एक असम्पशन 2 नेशन 2 कमोडिटीज है, फ्री ट्रेड है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन ईच नेशन बट इमोबिलिटी बिटवीन टू नेशन। हमने ये भी समझा कि मोबाइल है फैक्टर्स या इनपुट्स जो है, लेबर एक ही इनपुट है, वो मोबाइल है विद इन नेशन, लेकिन इमोबाइल है बिटवीन नेशन। ए और बी अगर दो नेशन है, उनके बीच में लेबर यहाँ से वहां नहीं जा सकता। फोर्थ, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो टेक्निकल चेंज, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। जो ये था अब तक जो थ्योरी हमने देखी है वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू था, मोस्टली लेबर पे डिपेंडेंट था। ऑल्दो अजम्पशन 1 through 6 यानी 1 से लेकर 6 तक के अजम्पशन कैन बी इजीली रिलैक्स, उसको हम इजीली रिलैक्स करके भी कंपैरेटिव एडवांटेज को देख सकते हैं। Assumption 7, that is labor theory of value holds, is not valid and should not be used for explaining comparative advantage. तो opportunity cost जब दिया तो जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो वैलिड नहीं होगा और उसको हम बेसिस नहीं बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज एंड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है क्या एग्जैक्टली? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, अंडर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर गोइंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब यही है कि जितना हम लेबर, हमने अब तक क्या समझा, हमने जो लेबर कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन मनी जब हमने देखा, उसका मतलब यही था, हमने जो प्राइस डिटरमाइन किया वो लेबर वेजेस के बेसिस पे डिटरमाइन किया, राइट। तो एक्सक्लूसिवली जो प्राइस है वो सिर्फ लेबर के अमाउंट या लेबर के वेजेस पे डिपेंड कर रहा है। दिस implies that either labor is only factor of production or labor is used in same fixed proportion in production of all commodity। इसका मतलब पहली चीज ये है कि लेबर सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या तो लेबर ऐसी चीज है जो सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज हो रही है। दैट लेबर इज होमोजेनस। दूसरी चीज अब तक ये भी देखी कि लेबर होमोजेनस है, ओनली ऑफ वन टाइम। होमोजेनस लेबर होने का मतलब क्या है? सारे लोग सेम हैं,
सारे लोगों में सेम स्किल्स है, किसी में ज़्यादा किसी में कम स्किल्स नहीं है, सारे लोग सेम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, बीट या क्लॉथ का जो भी है, सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन है, आप बोल सकते हो सेम स्किल्स हैं उनके पास, तो लेबर ऑलमोस्ट सिमिलर है। Since neither of these assumption is true, we cannot base the explanation of comparative advantage on labor theory of value. दोनों ही assumptions यानी दोनों ही चीजें राइट नहीं है। आपका सिर्फ लेबर नहीं है ना, आपके पास दूसरे भी इनपुट्स है, जैसे कैपिटल है, लैंड है, दूसरी चीजें भी है, एंड होमोजीनियस नहीं होता है लेबर, हर एक में डिफरेंट स्किल्स होते हैं, हर एक में डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट। तो इस वजह से हम लेबर को होमोजेनस नहीं बोल सकते, तो इस बेसिस पे हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज का एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। स्पेसिफिकली लेबर इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नॉर इट इज यूज्ड इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज। ना ही लेबर खाली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ना ही वो सेम प्रपोर्शन में यूज होता है सारे कमोडिटीज में प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मच मोर कैपिटल इक्विपमेंट पर वर्कर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट सच एज स्टील देन टू प्रोड्यूस अदर सच एज टेक्सटाइल। जैसे हमें पता है स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहता है, वेराज अगर हम टेक्सटाइल्स देखें, क्लॉथ देखें, तो वहाँ पे कैपिटल कम यूज होता है, लेबर ज़्यादा यूज होता है। In addition, there is usually some possibility of substitution between labor and capital and other factors in production of most commodities. तो काफ़ी सब्सटीट्यूट करते हैं हम, कहीं पे अगर लेबर कम पड़ रहा है तो हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर कम यूज़ करते हैं। अगर लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर ज़्यादा यूज़ करके कैपिटल कम यूज़ करते हैं, तो हम इजीली सब्सटीट्यूट करते हैं। Furthermore, labor is obviously not homogeneous. Labor homogeneous भी नहीं होता, सेम नहीं होता है, वेरी करता है, बट वेरीज ग्रेटली इन ट्रेनिंग। सबका ट्रेनिंग अलग होता है, प्रोडक्टिविटी सबका होता है, कोई जल्दी थक जाता है थोड़ा काम करके, तो कोई अच्छे से पूरा दिन 9 आवर्स 10 आवर्स बहुत खुशी से काम करता है। एंड वेजेस भी डिफरेंट देते हैं। एट द वेरी लीस्ट वी शुड अलाउ फॉर डिफरेंट प्रोडक्टिविटीज ऑफ लेबर, तो हमें वो भी कंसिडर करना चाहिए कि डिफरेंट प्रोडक्टिविटीज ऑफ लेबर है। Indeed, this is how the Ricardian theory of comparative advantage has been tested empirically. In any event, the theory of comparative advantage need not be based on labor theory of value, but can be explained on the basis of opportunity cost theory. तो हम लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे डिपेंड ना करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पे डिपेंड कर सकते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को। टू बी नोटेड इज दैट रिकार्डो हिमसेल्फ डिड नॉट बिलीव इन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड यूज्ड इट ओनली एज अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन। रिकार्डो खुद भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रहे थे, बट अपना थ्योरी देने के लिए उन्होंने इसको यूज किया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी होता क्या है? It was left for Haberler in 1936 to explain or base the theory of comparative advantage on the opportunity cost theory. हैबलर ने फिर कंपैरेटिव एडवांटेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। In this form, the law of comparative advantage is sometimes referred to as law of comparative cost. इसी वजह से आप कंपैरेटिव एडवांटेज को कंपैरेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं या बोला गया है। पहले मैं आपको बता देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो अगर आपको समझो 500 रुपीज दिए गए हैं, आपको ₹500 दिए गए हैं यूज करने के लिए एज अ पॉकेट मनी। या तो आप उससे 2 बुक्स खरीद सकते हो, विच इज योर इकोनॉमिक्स का रेफरेंस बुक्स, 250 रुपीज का ईच बुक है, तो आप 2 बुक्स खरीद सकते हो। या तो उस 500 रुपीज से आप एक ओपन एरिया का मूवी आया है, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ओपन एरिया मूवी देखने जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहां पे थोड़ा पॉपकॉर्न पेप्सी वो सब भी पी सकते हो, राइट। ओपन एरिया मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है। अगर आप
चूज करते हो कि जी नहीं हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हमारा एग्जाम आ रहा है, हम बुक खरीदते हैं। तो इसका आप जब बुक खरीदते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो गिव अप कर देते हो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग था आपका मूवी देखना, तो आपने वो मूवी ना देख के, नहीं जाके फ्रेंड्स के साथ बुक खरीदे हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आपने गिव अप कर दिया है वो है मूवी देखना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस टू बुक्स इज द मूवी। अगर उल्टा आप अगर मूवी देखना प्रेफर करते हो फ्रेंड्स के साथ, आप बोलते हो बुक क्या है, हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्रेंड से मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, मैम पढ़ा देगी ये वो, तो आप मूवी देखने जाते हो, लाइफ एंजॉय करना जरूरी है, राइट। तो हम मूवी देखने चले जाते हैं। जब हम मूवी देखने चले जाते हैं तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है, हम बुक्स को गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ viewing this movie with friends is the two books that we give up। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग आप गिव अप कर रहे हो वो चीज करने के लिए। जैसे आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप एक नेक्स्ट बेस्ट थिंग, आप उसी टाइम पे आप कुछ और कर सकते थे, ड्राइंग कर सकते थे, स्केचिंग कर सकते थे, आपका कोई हॉबी कर सकते थे, आप जॉगिंग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने गिव अप करके आपने ये चूज किया है वीडियो देखना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है, नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आपने गिव अप किया है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आते हैं फिर से हम हमारे opportunity cost theory पे। According to the opportunity cost theory, the cost of the commodity is the amount of the second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of first commodity। आपको अगर क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको वीट गिव अप करना पड़ेगा, ताकि उधर से आप इनफ रिसोर्सेज यानी लेबर है, कैपिटल है, वो निकाल के क्लॉथ के प्रोडक्शन में डाल सको। No assumption is made here that labor is the only factor of production or that labor is homogeneous। हमने यहाँ पे कोई assumption नहीं लिया है कि labor सिर्फ एक ही factor है, दूसरे भी factors हैं available। और साथ ही साथ हमने ये भी assumption नहीं किया है, very important चीज़ है ये, कि labor is homogeneous। नहीं, हमने ये assume ही नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया, labor heterogeneous है, अलग है, लेबर हेट्रोजीनस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेबर यहाँ पे हेट्रोजीनस हमने कंसिडर किया, या तो हमने कोई अजम्पशन नहीं लिया है कि लेबर होमोजेनस है। nor is it assumed that cost or the price of the commodity depends on or can be inferred exclusively from its labor content। ना ही हमारा प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर पे डिपेंड कर रहा है। Consequently, the nation with the lower opportunity cost in production of the commodity has comparative advantage in that commodity। तो obviously वो nation जिसका opportunity cost कम है, यानी आपको मैं simple terms में बता दूं तो अगर दो लोग हैं, दो countries हैं, वीट एंड क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये यूएस है, ये यूके है, अगर यूएस को एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बढ़ाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ वीट कम करने पड़ रहे हैं, एंड यूके को एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ वीट कम करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएस में ज्यादा है क्लॉथ का। क्लॉथ प्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इधर से 3 यूनिट्स कम करने पड़ेंगे ताकि वहां से रिसोर्सेज निकल के क्लॉथ प्रोडक्शन में आए, और 1 मीटर क्लॉथ ज्यादा बनाने के लिए हमें 3 यूनिट्स कम करने पड़ेंगे वीट के, ताकि उतने इनफ रिसोर्सेज निकल के यहाँ पे आ सके क्लॉथ के प्रोडक्शन में। वैसे ही यूके में 1 यूनिट बनाने के लिए सिर्फ 2 यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे कम है, यूके में कम है, राइट। तो जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, यानी ये 2 सिर्फ गिव अप करना पड़ रहा है, ये यहाँ पे 3 है,
गिव अप करना पड़ रहा है। तो जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस कमोडिटी का कम होगा उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। तो यूके का कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है बिकॉज उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन से आपको समझा दिया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे समझाया गया है। And a comparative disadvantage in the second commodity. Obviously दूसरे commodity में comparative disadvantage होगा. For example, if in the absence of trade, US must give up 2/3 of a unit of cloth to release enough resources, just enough resources to produce one additional unit of wheat. That is, एक wheat प्रोड्यूस करने के लिए यूएस को 2/3 क्लॉथ गिव अप करना पड़ रहा है। एंड ये एब्सेंस ऑफ ट्रेड यानी ऑटार्की सिचुएशन में है। दैट इज 1 wheat is equals to 2/3 cloth in US. If one wheat is equals to 2 cloth, यानी एक wheat ज्यादा बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 क्लॉथ यूके को गिव अप करना पड़ रहा है, यूके को ऑटार्की में। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे आप देखोगे, एक वीट ज्यादा बनाने के लिए सिर्फ 2/3 क्लॉथ गिव अप करना पड़ रहा है, एक वीट बनाने के लिए 2 क्लॉथ गिव अप करना पड़ रहा है। तो यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज है, यानी यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इसके वजह से यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज है। Then the opportunity cost of wheat, that is in terms of amount of cloth that must be given up, is lower in US than in UK, and US would have comparative cost advantage over UK in wheat. In a two nation, two commodity world, the UK would then have a comparative advantage in cloth. तो यहाँ पे UK को क्लॉथ में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा एंड यूएस को व्हीट में होगा। हमने ये समझ लिया है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यूएस शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, एक्सपोर्ट सम ऑफ इट इन एक्सचेंज फॉर ब्रिटिश क्लॉथ, जो हमारा अब तक चलता आया है। सिर्फ हमने बेस कहाँ पे क्रिएट किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे क्रिएट किया। This is exactly what we concluded earlier with the law of comparative advantage based on labor theory of value. But now our explanation is based on opportunity cost theory. पहले हमारा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे डिपेंडेंट था, अब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पे डिपेंडेंट है। आते हैं नेक्स्ट पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। पहली चीज समझ लेना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। Opportunity cost can be illustrated with production possibility frontier transformation curve. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग में ये किया होगा, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को पीपीएफ कर्व जो है या पीपीसी कर्व बोला जाता है, पीपीसी या पीपीएफ। तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? इट इज अ कर्व दैट शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ the two commodities that a nation can produce by fully utilizing all of its resources with the best technology available to it. तो वो कुछ इस तरीके का कर्व हमने देखा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो क्या करता है, वो दो कमोडिटीज, समझो यहाँ पे मैं व्हीट लिख दूँ, यहाँ पे क्लॉथ लिख दूँ, तो व्हीट एंड क्लॉथ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं गिवन ये कर्व पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देगा आपको व्हीट एंड क्लॉथ के, दो कमोडिटीज के, गिवन आपका सारे के सारे रिसोर्सेज यूज करने के बाद। तो आप या तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो या ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो या ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, आपका रिसोर्सेस सारे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको वो बताता है। Table 2.4 gives the hypothetical production possibility schedule of wheat and cloth for US and UK. तो यहाँ पे कितना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की जो मैंने बात की थी अभी, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बता रहा है, यानी पीपीएफ का शेड्यूल यहाँ पे बताया है। इसको यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे।
अगर यहाँ पे देखें वी कैन सी दैट यूएस कैन प्रोड्यूस 180 वीट एंड 0 क्लॉथ। सारे रिसोर्सेज यूज करने के बाद 180 या तो एक कॉम्बिनेशन होगा 180 वीट एंड 0 क्लॉथ बना रहा है, 150 वीट एंड 20 क्लॉथ बना पा रहा है। ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वीट एंड क्लॉथ के हैं। 120 वीट एंड 40 क्लॉथ बना पा रहा है। ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान से देखो 20 यूनिट्स बढ़ा रहा है अगर क्लॉथ का, यहाँ पे 20 यूनिट्स बढ़ा रहा है तो 30 यूनिट्स कम कर रहा है हर जगह पे। ध्यान देना यहाँ पे हम कांस्टेंट, यहाँ पे अगर आप पीपीएफ अंडर कांस्टेंट कॉस्ट, अंडर कांस्टेंट कॉस्ट क्यों दिया है? क्योंकि थ्रू आउट -30 -30 -30 हो रहा है, +20 हो रहा है। वैसे नॉर्मली जो हमने पीपीएफ किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट कॉस्ट ना होके वो इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है, राइट। आपका जो एमआरटीएस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का जो स्लोप होता है वो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बट यहाँ पे हम कांस्टेंट कॉस्ट ले रहे हैं, जो गिव अप कर रहे हैं एंड जो एडिशन कर रहे हैं वो सेम अमाउंट है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें 20 यूनिट्स बढ़ाने के लिए गिव अप सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स कर रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। वी कैन सी दैट यूएस कैन प्रोड्यूस 180 wheat and 0 cloth, 150 wheat and 20 cloth, 120 wheat and 40 cloth, down to 0 wheat and 120 cloth. For each 30 wheat that US gives up, just enough resources are released to produce an additional 20 units of cloth. तो जैसे जैसे जितना 30 wheats वो give up करता जा रहा है तो उतना ही resources उसको वो निकाल पा रहा है वीट प्रोडक्शन से, जितना कि वो 20 यूनिट्स ऑफ एडिशनल क्लॉथ बना पाए। दैट इज 30 वीट इज इक्वल्स टू 20 क्लॉथ। दस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 30 वीट इज इक्वल्स टू 20 क्लॉथ। आपको 1 वीट के टर्म्स में करना है तो क्या करेंगे हम? वीट इज इक्वल्स टू 20/30 क्लॉथ, ये 0 0 कैंसिल, वीट इज इक्वल्स टू 2/3 क्लॉथ। तो यहाँ पे वही दिया है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ व्हीट इन यूएस इज 2/3 क्लॉथ। The same as in table 2.2 and remains constant. Very important, वो constant भी है, वो constant है, 2/3 चेंज नहीं हो रहा है। हर एडिशनल 20 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ के लिए 30 यूनिट्स ऑफ वेट गिव अप करना पड़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड यूके कैन प्रोड्यूस 60 वीट, 0 क्लॉथ, 50 वीट, 20 क्लॉथ, ये सारा इट कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय 20 क्लॉथ फॉर ईच 10 वीट इट गिव्स अप। Thus the opportunity cost of क्या हो जाएगा? 10 wheat is equals to 20 cloth. Wheat is equals to 20/10 cloth. ये 0 0 cancel. Wheat is equals to 2 cloth. So the opportunity cost of wheat in UK is 1 wheat is equals to 2 cloth and remains constant. The US and UK production possibility schedule given in table 2.4 are graphed as production possibility frontiers in the figure 2.1. तो यहाँ पे figure 2.1 कहाँ गया? ये रहा, ये फिगर 2.1 में उन्होंने पूरा ग्राफ जो वो शेड्यूल था वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। कैसे किया है मैं आपको फटाफट से शेड्यूल के वैल्यूज बता देती हूँ। क्या क्या वैल्यूज थे, डिफरेंट जो वैल्यूज थे वो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेती हूँ और फिर आपको बता देती हूँ कैसे उसको हम शेड्यूल में कैसे ग्राफ करते हैं। तो यूएस का सिर्फ मैं आपको बताती हूँ, व्हीट एंड क्लॉथ था 180, 150, 30 गिव अप कर रहा है, 20, 90, ये हो गया 60, 30 एंड 0। क्लॉथ था थोड़ा सा, यस, क्लॉथ था 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। आप कंपेयर कर सकते हो खुद, यही सारे वैल्यूज हैं। अब आप क्या करोगे? आप एक ग्राफ बनाओगे, मैं यहीं पे आपको दिखा रही हूँ। आप एक
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओगे। एक्स एक्सिस पे वीट है, वाई एक्सिस पे क्लॉथ है। वैल्यूज लिखोगे 0, 20, 30, 40, जो भी वैल्यूज आपको लेनी है। अब फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे एक डॉट बनाना है हमें। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 0 क्लॉथ है एंड 180 वीट है। तो फर्स्ट आपका डॉट 180 वीट एंड 0 क्लॉथ आ जाएगा। 0 क्लॉथ यानी 0 क्लॉथ कुछ भी नहीं है, 180 वीट है। सेकेंड कॉम्बिनेशन 150 वीट एंड 20 क्लॉथ। तो 150 वीट यहाँ पे है, 20 क्लॉथ यहाँ पे है। ऐसे स्केल रख के आप ज्वाइन कीजिए एंड डॉट बनाइए। थर्ड 120 वीट एंड 40 क्लॉथ, ये लाइन नहीं है, ऐसे कंसिडर कीजिए। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये पहला डॉट इधर आएगा, सेकेंड डॉट इधर आएगा। लाइन है ही नहीं, पहले आप लाइन पहले ही नहीं बनाओगे। 120 एंड 150 आपको इधर मिला, आप इधर डॉट करोगे। 120 एंड 40, सो 120 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, डॉट बना दीजिए। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 120, उसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, ऐसे डॉट बना दीजिए। देन ऐसे करते करते आपको सारे डॉट्स मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है 0 वीट, यानी 0 वीट एंड 120 क्लॉथ। तो आप सीधा यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अब आपको ऐसे ज्वाइंट करना है उनको, ऐसे आप ज्वाइंट करोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको पहले भी डायग्राम बना के दिखाया, स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम गिव अप कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ पे आप आ रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आप जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे, तो आपका जो माइनस कर रहे हो या जो एडिशन कर रहे हो वो सेम है, वो चेंजिंग नहीं है। आप सिमिलर मैनर में यूके का बना सकते हैं ग्राफ। ओके, ग्राफ हमने बना लिया है। ईच पॉइंट ऑन द फ्रंटियर रिप्रेजेंट्स वन कॉम्बिनेशन ऑफ wheat and cloth that the nation can produce. For example, at point A, the US produces 90 wheat and 60 cloth. So US A point पे 90 wheat and 60 cloth बना पा रहा है, and UK A dash point पे 40 wheat and 40 cloth बना पा रहा है, कॉम्बिनेशन सारे रिसोर्सेज यूज करने के बाद। US 90 wheat and 60 cloth at the point A dash, UK can produce 40 wheat and 40 cloth. मैंने अभी आपको दिखाया। Points inside or below the PPF are also possible but are inefficient in the sense that nation had some idle resources and or is not using the best technology available to it. तो जो हमारा पीपीएफ है, ऐसा कुछ पीपीएफ है, इसके अंदर अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ही आपको दिखाऊं, मैं अगर समझो ये कॉम्बिनेशन लेती हूँ 30 वीट एंड 20 क्लॉथ, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करते हो, इसका मतलब आप पीपीएफ कर्व के अंदर हो, आप अपने आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, और भी आपके पास चीज़ें पड़ी है, आपके पास रिसोर्सेज पड़े हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। On the other hand, points above the production frontier cannot be achieved with the resources and technology currently available to the nation. अगर उसके बाहर हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कॉम्बिनेशन करती हूँ प्रोड्यूस 120 एंड 100, तो ये कॉम्बिनेशन अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये मेरा अफोर्डेबल नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है। ये आपका फुल्ली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज वाला लाइन है, राइट। तो आपका रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है उस लाइन पे। अगर बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ये सेम चीज हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास 500 रुपीज दिया जाता है पूरा दिन खर्चा करने के लिए, तो हम अगर सिर्फ 250 रुपीज खर्चा करते हैं तो हमें क्या बोलता है, अरे और 250 रुपीज बचे हुए हैं तो उसको खर्चा कर सकते हो, तो वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ 250 रुपीज खर्चा कर रहे हैं तो बाकी के बचे हुए 250 रुपीज किसके लिए जमा करना है, उसको भी खर्च कर दो। या अगर हम 600 का कोई चीज देखते हैं खरीदने के लिए तो वो हमारे आउट ऑफ बजट हो जाता है, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वही चीज यहाँ पे रिसोर्सेस के टर्म्स में है।
The downward or the negative slope of production possibility frontier, जो हमारा downward sloping curve है, upward sloping नहीं है ना, upward sloping कैसे होता है, ऐसे होता है, राइट ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि आपको एक चीज बढ़ाने के लिए दूसरी चीज गिव अप करनी पड़ती है। अगर आप अपवर्ड स्लोपिंग कर्व देखो, कैसे भी कर्व हो, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, राइट। ये नॉर्मल हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या होता है, एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़ती है, ऑपोजिट्स होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग में। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग negative slope of the PPF in figure 2.1 indicates that if US and UK wants to produce more wheat, they must give up some of their clothes production. तो wheat बढ़ाने के लिए cloth production कम करना पड़ेगा। The fact that the production possibility frontier of both nation as straight line reflect the fact that opportunity cost are constant। तो मैंने जैसे आपको बोला वो straight line क्यों है, क्योंकि opportunity cost constant है। हर 20 यूनिट्स बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स हर बार गिव अप करने पड़ रहे हैं। That is, for each additional 1 wheat to produce, US must give up 2/3 cloth and UK must give up 2 cloth, no matter from which point on the production possibility frontier the nation start। कोई भी पॉइंट पे हो, अगर 1 wheat ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, तो US में 2/3 cloth गिव अप करना पड़ेगा एंड UK में 2 cloth गिव अप करना पड़ेगा। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज व्हेन, अब ये कब होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने नॉर्मल पीपीएफ कर्व देखा है, उसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व होता है, राइट। तो कांस्टेंट कब होता है, जब रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर और यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन इन प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज। जब रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, जैसे हम बोलते हैं ना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आप कुछ भी दो चीज़ें ले लो जो परफेक्टली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, तो इस वजह से हम या तो एक ए यूज़ कर सकते हैं या तो बी यूज़ कर सकते हैं। तो वो परफेक्टली कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, या तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या तो फिर वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज होते हैं। जैसे हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हम केक बनाते हैं तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, कोई भी चीज है, शुगर है, मिल्क है, तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं। तो या तो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं या तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इस वजह से कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। Second, all units of the same factors are homogeneous or of exactly same quality। all units of same factor, एक ही फैक्टर का जो यूनिट्स हैं वो सेम है, वो होमोजेनस है, या तो क्वालिटी उनकी सेम है। Then, as each nation transfers resources from the production of cloth, क्यों ये है, हमने increasing opportunity cost का अगर आपने रीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझा होगा, वो ये था कि जो हम प्रोडक्शन अगर वीट का बढ़ाते हैं तो जो क्लॉथ के गिव अप हो रहे हैं रिसोर्सेज, अगर लेबर वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उधर क्या होता है देन, वहां पे जो लेबर पहले स्टार्टिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं वो थोड़े स्किल्ड थे, इस वजह से आप कम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्लॉथ के प्रोडक्शन से यहाँ पे लेते आओगे और ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करोगे, तो वैसे वैसे सिर्फ वही लेबर को आपको बाद में चूज करना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है, तो उनको ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ज्यादा लोग वहां से चाहिए रहेंगे। तो इस वजह से वो चीज यहाँ पे नहीं है, हमारा एग्जैक्टली सेम क्वालिटी के है, क्वालिटी डिफर नहीं हो रहा है। Then as each nation transfer resources from production of cloth to production of wheat, it will not have to use resources that are less and less suited to wheat production। जैसे मैंने अभी बोला कि wheat production में ज़्यादा सूट नहीं करते, इस वजह से ज़्यादा लोगों को डालना पड़ेगा, क्लॉथ प्रोडक्शन में ही ज़्यादा वो skilled है। No matter how much wheat is already producing, the same is true for production of more cloth। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, क्लॉथ के प्रोडक्शन में उल्टा जा रहा है पूरा, वाइस वर्सा। Thus we have constant cost in the sense that same amount of commodity must be given up to produce each additional unit of second commodity। So second commodity का each unit बढ़ाने के लिए same amount of the other commodity you have to give up। तो opportunity cost constant है। Although opportunity cost are constant in each nation, they differ among nation। Very important, हमारा opportunity cost उसी nation के लिए same है लेकिन दोनों nation में different है। जैसे हमारा 1 wheat is equals to 2/3
क्लॉथ यूएस में था एंड 1 वीट इज इक्वल्स टू 2 क्लॉथ यूके में है, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफर कर रहा है दोनों कंट्रीज में, लेकिन यूएस में इट इज सेम, यूके में इट इज सेम। कांस्टेंट कॉस्ट आर नॉट रियलिस्टिक हाउएवर, ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं होता है क्योंकि हमारे क्वालिटी में डिफर करता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर डिस्कस्ड ओनली बिकॉज दे सर्व एज कन्वीनियंट इंट्रोडक्शन टू मोर रियलिस्टिक केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन आप इंक्रीजिंग कॉस्ट को जो नेक्स्ट चैप्टर में उसको समझ पाओ, लेकिन उसके लिए आपको पहले कांस्टेंट कॉस्ट के बेसिस में समझना ज़रूरी है कि कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड होता है, तो इस वजह से उसको कंसिडर किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको समझ में आया है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कांस्टेंट है, आपको ग्राफ कैसे बना, मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया भी कि ग्राफ को कैसे आप प्लॉट करते हो वो भी समझाया है। सो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप कमेंट ही नहीं करते हो, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। सो प्लीज़ कमेंट करके इतना तो बता दीजिए समझ में आया नहीं आया, तभी मुझे पता चलेगा ना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मैं और वीडियोस अच्छे से डालूंगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।